नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। 2026 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। जंग को करीब 4 साल होने को हैं। राष्ट्रपति पुतिन अब इस अंतहीन लग रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने की जुगत में भिड़ गए हैं। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के जवाबी हमलों को लेकर रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी भी हालत में रूस को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करे। अब सवाल इस बात का है कि क्या रूस इस जंग में जीतेगा। तमाम सवाल हैं जिसे लेकर गेस्टों का एक पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो युद्ध पिछले 4 साल से चलता आया है उसका अंत क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पुतिन का 2026 प्लान, यूक्रेन बनेगा कब्रिस्तान। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। खार्किव शहर में मिसाइलों से बमबारी। क्या यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने की है तैयारी? रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के हर वार का जवाब रूस उतने ही जोरदार तरीके से दे रहा है। रूस के हमले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2026 में पुतिन की तैयारी यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की है। पिछले 4 सालों से दोनों देशों के बीच भीषण महायुद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर यूक्रेन ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसकी बानगी है रूस का यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमला, जिसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने खार्किव शहर पर 2 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की के मुताबिक हमला एक आवासीय इलाके पर हुआ। हमले में एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सवाल यह भी उठने लगा कि क्या रूस के इस बारूदी बवंडर में जेलेंस्की घुटने टेक देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पूरी तरह से यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नए साल में यूक्रेन के हमले में रूस में 24 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। रूस ने इस हमले को सिविलियंस के खिलाफ आतंकवादी हमला करार दिया और उसके एक दिन बाद ही रूस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे शांति स्थापना और युद्ध विराम को भी गहरा झटका लगा। दूसरी ओर अब रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर संघर्ष को लंबा खींच रहा है और लगातार लोगों की जान ले रहा है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के करीब 20 से 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस ने अब तक यूक्रेन के 9 शहरों पर भी कब्जा जमा लिया है। इनमें मेरियोपोल, डोनेस्क, दोनबास, लुहांस्क, मेलिटोपोल, आइजम, लीमन, रुबेझोनेव जैसे शहर शामिल हैं और आगे भी कब्जा करने के लिए युद्ध जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 में यूक्रेन रूस के कब्जे में होगा? क्या पुतिन की तैयारी अब यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने की है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे ऑगस्टिन और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर ये पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स के हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी। सबसे पहले पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि तनातनी दोनों मुल्कों में बनी हुई है। आखिर इसका अंत क्या है? एक बार फिर से रूस की तरफ से अटैक किया गया है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ साल की शुरुआत है। देखिए मैडम, ये 4 साल से युद्ध नहीं हो रहा है। एक्चुअली में तो ये युद्ध शुरू हो गया था रशिया और यूक्रेन में 2014 से, जबकि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर हमला किया था और कब्जे में कर लिया था। जो कुछ अभी हाल के दिनों में हो रहा वो सबने देखा है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि ये क्यों हो रहा है। तो बेसिकली रशिया का जो एम है, पहला एम है कि वो जो है अपने एक प्रकार का जो है बफर जोन क्रिएट करना चाहता है ताकि उसके खुद के शहर और उसकी खुद की सीमा जो है वो सुरक्षित रहे। वो एक प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। दूसरा उसका जो एम मैं समझ सकता हूं, अब जो है रूस जो है इस युद्ध को लंबा खींचेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से थकाने वाला युद्ध होगा, जिसमें यूक्रेन और यूक्रेन की सहायता करने वाले जो
बाकी देश हैं, यूरोप के हैं या अमेरिका हैं, वो भी एक प्रकार से थक जाएं कि हम कितना हथियार और कितना अपना पैसा जो है वो यूक्रेन को दे सकते हैं। तीसरा जो है पुतिन का एम जो है, उन्होंने जो अपना मिलिट्री एम या पॉलिटिकल एम जब तक वो अचीव नहीं करते हैं, ये युद्ध जो है किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि अलग अलग प्रकार से बातचीत हुई है इस युद्ध को रोकने के लिए। शिखर सम्मेलन हुए रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में, पर आउटकम जो है वो कुछ निकल कर नहीं आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का एक ही एम है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो उन्होंने जो 20% का इलाका यूक्रेन का कब्जे में किया, वो वापस नहीं करना चाहते हैं। और तीसरा, वो एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं कि आने वाले दिनों में या भविष्य में यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका सेम उन्होंने हर अपनी वार्ता में या हर अपनी ब्रीफिंग में या जो वहां से फीलर आ रहे थे, क्योंकि ये 3 शर्तें थी, और अगर ये 3 शर्तें यूक्रेन मान लेता है तो युद्ध जो है वो 24 घंटे के अंदर ही समाप्त हो सकता है, बशर्ते कि जो आउटसाइड प्लेयर हैं वो भी अपना एक पॉजिटिव रोल निभाएं। लेकिन आज की तारीख में लगता नहीं है कि जितने भी यूरोपियन नेशन हैं या अमेरिका हैं, वो कुछ पॉजिटिव रोल को निभाना चाहते हैं। जब मैं ये कह सकता हूं कि वो सीरियस नहीं हैं कि ये इतनी बड़ी जो त्रासदी पिछले 4 सालों से चल रही है उसे रोका जाए। क्योंकि अगर आप देखें, मुझे 1 मिनट और दीजिए तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैडम। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने एक प्रकार से यूक्रेन को इंस्टिगेट किया कि वो रशिया के ऊपर हमला करें, रशिया के साथ लड़ाई करें, क्योंकि अमेरिका का ये एम था कि यूक्रेन के साथ युद्ध होने से रशिया जो है काफ़ी वीक हो जाएगा और उनकी जो जियो पॉलिटिक्स जहाँ और उनके जो एम थे वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। यूरोप ने बहुत मदद की, नाटो फोर्सेस ने बहुत मदद की, पर उन्होंने शायद प्रेसिडेंट पुतिन को जहाँ रशिया की रेड आर्मी का आंकलन करने में उनसे गलती हो गई। तो अब जो है अल्टीमेटली रशिया जब तक अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल एम कंप्लीट नहीं कर लेता, ये युद्ध नहीं होगा। जी मैडम। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि अभी दिनेश जी ने भी जिक्र किया कि इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलकर सामने आएगा। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होती है जेलेंस्की की, कई बार बातचीत हो चुकी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से फोन पर बात करें, लेकिन उसके बावजूद समस्या का समाधान अब तक नहीं निकला है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, तस्वीरों में कोई बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, इसमें 3 पावर प्ले की संगम है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं, उनको ये भी समझना जरूरी है ये वेनेजुएला है कहाँ और यूक्रेन है कहाँ। यूक्रेन यूरोप का एक ईस्टर्न यूरोप का एक अंग है। बिल्कुल एक जमाने में हमारे बचपन में, आप शायद पैदा नहीं हुई थी तब, यूएसएसआर का एक अंग हुआ करता था, सोवियत रिपब्लिक का एक अंग हुआ करता था, एंड सोवियत का एक पार्ट था। इनफैक्ट हमारी जो भारतीय वायुसेना की AN-32 जहाज जो है वो यूक्रेन से बनकर आता था और यूक्रेन से ही हम स्पेयर पार्ट्स लिया करते थे। यूक्रेन उस समय रशिया का एक भाग होता था या यूएसएसआर का एक भाग होता। देखिए, साहब की बातों को मैं थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ। नेटो की जरूरत तब थी जब कोल्ड वॉर था, जब रशिया टूटकर यूएसएसआर टूटकर अलग अलग देशों में बदल गया। एक्चुअली नेटो की जरूरत थी नहीं, और नेटो ने लिखित में, यूरोपियन यूनियन ने लिखित में ये दिया था कि नेटो की अभिवृद्धि नहीं होगी या और कंट्रीज को नेटो में जोड़ा नहीं जाएगा। उसके बावजूद आप लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, जो पहले यूएसएसआर में हुआ करते थे, उसको आपने नेटो का अंग बनाया। फिर आपने नेटो का अंग बनाया बाकी उन बाल्टिक नेशंस को जो एक समय में रशिया के साथ हुआ करते थे। अभी आप देखेंगे मैप को केयरफुली तो लातविया से मॉस्को 300 किलोमीटर, मात्र 300 किलोमीटर दूरी पर है। एक 300 किलोमीटर के मिसाइल मारेंगे तो आप मॉस्को पे जा करके लग जाएगा। उसी तरह से यूक्रेन का
जब अगर यूक्रेन भी नेटो का अंग बन जाता है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 के तहत, आप किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक करते हैं तो आपको पूरे नेटो आकर के आपके समर्थन में खड़ा होगा। उस नेटो में सबसे बड़ा एक अंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसी वजह से ये इन्वेजन भी हुआ। 2008 में किसी को ये इस बात की शायद इल्म बहुत कम होगी, 2008 में डोनबास वैसे ही अलग हो चुका था। डोनबास ने अपनी पासपोर्ट तक इशू कर दी थी। तो डोनबास अपना जैसे क्रीमिया है उस तरह से डोनबास हुआ करता था। अब आते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला में आप अगर देखते हैं, आज का नहीं, 2014 से लेकर के इनके बीच में तनातनी चल रही है। हुगो चावेज जब उनका देहांत हुआ उसके बाद एक और प्रतिद्वंदी थे, उनको ये कहा गया कि उनको अमेरिका ने मार गिराया या मार के अलग किया, जिसके बाद मदुरो साहब आते हैं कुर्सी पर। मदुरो साहब कुर्सी पर आते ही जो भी अच्छा काम बराक ओबामा ने किया था वो पूरा दरकिनार करके जो नया एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इनके दूतावास में खाली कर दिया। उसके ऑपोजिट में भाई मदुरो ने इन सब दूतावास, अमेरिकन दूतावासों को भी बोला, राजदूतों को भी बोला है कि आप यहाँ से जगह खाली करो। 2014, आज 2025 हो रहा है। उस दिन से आज तक इनके बीच में तनातनी चल रही है। लेकिन फिर विनोद जी, क्योंकि बहुत पुरानी ये लंबी लड़ाई है और जिसका खामियाजा वहां की आम जनता भुगत रही है, आखिर इसका अंत क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन मैं ये कहूंगा, बहुत सारे देश में तनातनी चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहा है, लेकिन आपको जानकर और दर्शकों को जानकर ये हैरानी होगी, ये डेटा ये कहता है सऊदी अरेबिया और इराक दोनों का ऑयल आप मिला करके देखते हैं, कुल ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में उसके पास इन दोनों कंट्रीज से ज्यादा ऑयल रिजर्व है। तो अमेरिका का मेन इंटरेस्ट जो है ऑयल है। एक जमाने में बराक ओबामा के समय 57% से 60% ऑयल वेनेजुएला का जाता था अमेरिका के पास। आज मात्र 13% रह गया है। 70 के करीब परसेंटेज ऑयल चाइना लेके जा रहा है। आपको और बात सुनकर हैरानी होगी, दर्शकों को भी। आज सुबह चाइना का जो एक टुकड़ी है वो मदुरो से मिलने आया था, मिले भी थे, इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया है। जब ये मिलन हो रही थी, शेक हैंड हो रहा था, ट्रम्प साहब ने अटैक किया है। ट्रम्प साहब ने अपना वर्चस्व दिखाया है। ट्रम्प साहब ने जी जिनपिंग को भी ये कह दिया है, पुतिन को भी ये कह दिया है, बॉस ट्रम्प हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये दोनों के जो ईगो पर जो हर्ट किया इन्होंने, क्या ये उसको चुपचाप ले लेंगे या इसका कोई प्रतिक्रिया होगा? इनके प्रतिक्रिया पे आने वाले समय का जो शांति, इस भूगोल के अंदर की शांति जो है, इन दोनों की प्रतिक्रिया पे निर्भर है। और मैं आने वाले समय, मैं बहुत एक पॉजिटिव इंसान हूं, बट आने वाले समय मुझे बड़ा अंधकार दिख रहा है। आने वाला समय अंधकार दिख रहा है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अमेरिका और चीन का बार बार जिक्र हो रहा है। पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर काम कर रहे हैं और तभी इस तरह की तस्वीरें, क्या आपको भी लग रहा है? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अमेरिका के इतिहास के पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल किस्म के ये प्रेसिडेंट हैं। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनकी है ईगो प्रॉब्लम। ये अपने आप को जो है, अपना जो इनका मागा है, जो इनकी प्रशंसक हैं, ये उनको खुश करना चाहते हैं, और ये बाकी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, इनकी वजह से जो है आज की तारीख के अंदर वर्ल्ड का जो समीकरण जो है वो थोड़ा बदल गया है। चाहे आप रशिया, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया को ले लें, या बाकी और कंट्रीज को ले लें, इवन यूरोप के अंदर भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका को आउटसोर्स करके गलती कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे एक फरमान जारी किया था कि नाटो कंट्रीज के हर कंट्री को अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर जीडीपी का 5% खर्च करना होगा।
जो कि एक्चुअली में वो पॉसिबल नहीं थे। और ट्रंप ने ये भी धमकाया था कि इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू गिव यू प्रोटेक्शन। चलिए, ये एक तरफ की बात हो गई है। अब ये जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, वेंजुला के अंदर यस, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और दूसरा, उसकी सबसे बड़ी जो ईगो प्रॉब्लम बनी हुई है, वो कहते हैं कि 80 लाख जो वेंजुला के लोग हैं, वो माइग्रेंट जो हैं, उनको जो है पुश कर दिया गया है अमेरिका में। और वो सब के सब लोग, सब तो नहीं, मैक्सिमम लोग जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। तथा वो कहते हैं कि जितना भी अमेरिका के अंदर फेंटानाइल और बाकी ड्रग्स आ रहे हैं, उनके एक कार्टल का जो चलाता है वो है प्रेसिडेंट, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका वो नाम ले रहे हैं जी। और इस प्रकार से, और दूसरा आप देखिए क्या बचकाना सी हरकत आप करते हैं, ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि हमने प्रेसिडेंट वेंजुला और फर्स्ट लेडी को जो है वो हमारी हिरासत के अंदर है। अरे, यू शुड यूज ए काइंड ऑफ ए रिस्पेक्टेबल वर्ड्स फॉर द हेड ऑफ ए स्टेट, चाहे वो आपके उनके साथ संबंध ठीक है। धीरज जी, एक बात समझाइएगा कि आखिर अमेरिका ये सब करके बाकी देशों को क्या संदेश देना चाहता है? बाकी देशों को वो दिखाना चाहता है कि व्हाटएवर जो मैं चाहूंगा वही होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो क्या वो ये एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं ही मैं हूं, बाकी आप लोग जो हैं वो कुछ नहीं है। द वे he is speaking, making a wrong statement about Operation Sindoor, thereafter knowing fully, मैं हिंदी, और ये सब कुछ जानते हुए कि पाकिस्तान जो वो टेररिज्म का हब सेंटर है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको $400 मिलियन दे रहे हैं F-16 को रिपेयर करने के लिए, और आप वहां पे क्रिप्टो करेंसी का जो है बिजनेस अपने रिलेटिव्स का खोल रहे हैं। तो ओवरऑल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, जहां उनको सूट करता है। कभी वो कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, कभी वो कहते हैं हमें पनामा कैनाल चाहिए, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो वो इवन कनाडा को कह रहे थे कि आप हमारे वही कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आऊंगी मैं आपके पास, विनोद जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में किस तरीके से तनातनी बनी है, हालात सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगत रही है। इसी बीच जो है यूक्रेन में रक्षा नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव किया गया है और फेडरोव क्यों यहाँ पर नियुक्त किया गया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, हमें मोटा मोटी 4 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि यूक्रेन रशिया वॉर जिस तरह से हमने भी यही आंकलन किया था कि जल्दी से जल्दी सिमट जाएगा, वैसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन पहले सप्ताह 2 सप्ताह में अपने पास जो भी उनके जमा पूंजी थे, वेपन हो या फिर साजो सामान हो, बाकी चीजें हो, वो उनका खत्म हो चुका था। लेकिन उनका जो पाइपलाइन है वो यूरोप से लेकर के अमेरिका से लेकर के एक अनएंडिंग पाइपलाइन चलता आ रहा है, चलता आया है, और ये कब तक चलता रहेगा इसका कोई आप इसका कोई आंकलन नहीं लगा सकते हैं, कोई लगा ही नहीं सकता है। क्योंकि एक चीज है तरन्नुम मैम कि MICC कहते हैं इसको, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स। ये इनका काम क्या है? जो अमेरिकन कांग्रेस है और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री है, ये हैं एक साथ मिले हुए, चोर मसोरे भाई हैं ये दोनों। तो ये करते क्या हैं? ये अपना साजो सामान बनाते हैं, वेपन्स जो लाइफ एक्सपायर होने वाली होती हैं वो यहाँ वहां खर्च करने की कोशिश करते हैं और उससे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, पिछले 47 के बाद हमेशा किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ। तो यूक्रेन वॉर लगभग अगर ये जो 3 बिंदु साहब ने जो बताया था, अगर वहां कन्वर्जेंस हो जाता है तो हो सकता है खत्म हो जाए या खत्म होने की कगार में है, क्योंकि यूरोप जो है बहुत प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि इसको जल्दी से खत्म करो, क्योंकि
रशियन ऑयल से ही इनका जो ठंडी के समय का जो गर्मी मिल जाता था वो रशियन ऑयल से मिलता था। तो वो ये विंटर मेरे ख्याल से आखिरी विंटर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो दूसरा MICC का दूसरा मोर्चा कहाँ खोला जाए? मुझे लगता है वेनेजुएला एक अच्छा मोर्चा है, जहां आप मोर्चा भी खोलेंगे, ठीक। साजो सामान भी बेचेंगे, उसकी इस्तेमाल भी करेंगे और बदले में आपको तेल से मालामाल भी होंगे और चाइना को बाहर करेंगे, क्योंकि चाइना की हेजेमनी जो है हर कंट्री में है। चाइना एक कंज्यूमर है, बहुत बुरी तरह का कंज्यूमर, हर रॉ मटेरियल का कंज्यूमर है, और रॉ मटेरियल लेता है, उसको आप पुख्ता बनाता है और बाकी लोगों को बिल्कुल बेचता है। बिल्कुल देखना यही होगा कि अब आने वाले समय में अगला कदम क्या रहने वाला है। दिनेश जी, मैं आपके पास से होंगी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या वन टेबल टॉक की गुंजाइश यहाँ पर बची हुई है? अगर बची भी है तो कौन कौन से वो तमाम ममालिक और मुल्क जो है वो सामने आ सकते हैं बातचीत के लिए? मैडम, आज की तारीख में जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर जो है इस प्रकार की टॉक होगी, क्योंकि काफी फेजेस के अंदर जो है टॉक हो चुकी है। जैसा हमने पिछले बिल्कुल सेगमेंट में बात की है कि, लेकिन मुझे अभी नियर फ्यूचर के अंदर जो है कुछ संभावना नहीं है, अनटिल अनलेस कि यूक्रेन जो है वो अब उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो ज्यादा दिनों तक जो है रशिया के सामने खड़ा नहीं रह सकता। 20 से 30% की जमीन जो है वो हो चुका है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, महीनों में, बिल्कुल, और या कुल हो सकता मिलाकर है इस युद्ध का अब कोई अंत नहीं है, वक्त की बेहद कमी है। दिनेश जी और विनोद जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।